पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर 12th का आखिरी चैप्टर होता था कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या खा रहे हो, क्या लगा रहे हो, किससे सिर धो रहे हो, किससे हाथ धो रहे हो, कितने कॉस्मेटिक्स कौन सी चीज में क्या है, कितना नुकसान देता है। फर्श जिससे चमका रहे हो उसी से दांत चमका रहे हो। दोनों चमकाने वाली चीजें सेम केमिकल है। तो ये सारा चैप्टर काट दिया इस साल से, वरना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसमें इसका काफी बड़ा हिस्सा आ जाता था। तो वैसे आप लोगों को पता है, आप अपने दांत जिससे चमकाते हो उसमें कौन सा केमिकल, मेन एक चीज क्या होती है वो, ठीक है, कीड़ा बेस, नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, हाय हाय हाय, टाइटेनियम ऑक्साइड टूथपेस्ट में। अच्छा, मैं देखूंगी, मुझे बताना कौन से ब्रांड में। मेरे हिसाब से तो हैवी मेटल्स जो है सारे पॉइजन है, जितना मैं जानती। हाँ हाँ, टूथपेस्ट की कभी आपने अगर पढ़ी हो, उसमें एक अक्सर लिख देते हैं बेस करके कुछ गोलमोल करने के लिए, बट अब जब गवर्नमेंट टाइट होती है तो थोड़ा लिखना पड़ता है उनको। कैल्शियम या सोडियम, अक्सर सोडियम होता है वैसे, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तुम जितने टूथपेस्ट ला सकते हो ले आओ और हर एक के ऊपर पढ़ो किसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है, और मुझे बताना जरूर। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बता रही हूं मैं, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट हर चमकाने वाली चीज में है। आप लोगों ने हेयर कंडीशनर सुने भी होंगे और यूज भी किए होंगे, वो भी वही चीज है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। आप जिससे दांत चमका रहे हो, जिससे बाल अपने बड़े सिल्की सिल्की कर रहे हो कंडीशनर लगा के, और जिससे फर्श चमका रहे हो, जिससे कपड़े चमका रहे हो, है एक ही चीज, सोडियम लॉरेल सल्फेट। एक बहुत फेमस स्लोगन आया था, सोपलेस सोप, तब जब मैं आपके जितनी थी, पहली बार फेस वॉश तब आया था। तो बीइंग गर्ल, ओहो हो, गर्ल्स हॉस्टल में थे तो हर तीसरे रूम में पॉन्ड्स का फेस वॉश हम देखते थे, सोपलेस सोप। हम थे केमिस्ट्री वाले, हॉस्टल में तो हर स्ट्रीम के बच्चे थे, हम थे केमिस्ट्री वाले, हमने तो पकड़ लिया सोपलेस सोप। देखे तो क्या है इसके अंदर, तो उसके अंदर भी सोडियम लॉरेल सल्फेट था। तो काहे का सोपलेस सोप, बस एक स्लोगन फेमस कर दिया और लोगों ने पागलों की तरह खरीद के मुंह चमकाना शुरू कर दिया उससे। तो आप जो भी चीज चमका रहे हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ में, अब आज आप अपने जरूर टॉयलेटरीज में चेक करना कौन सी चीज है जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। मुझे बताना वो ब्रांड। मुझे पता है एक ही ब्रांड है ऐसा, जो फैंसी ब्रांड नहीं है, आपको नहीं पता होगा, बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरीबडी ऑफ यू, क्या कोई ऐसा ब्रांड है आपके बाथरूम में जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट ना हो। फिर किसी ने 4-5 साल पहले बच्चों ने कहा मैम पतंजलि के टूथपेस्ट में नहीं होगा, मैंने सेम डे पतंजलि का टूथपेस्ट, वाकई में दे क्लेम इट ना, तो मुझे तो देखना बनता था। गुड टू सी यू हरगुन हरनूर। तो मैंने पढ़ा पतंजलि के ऊपर, उसमें बड़ा स्मार्टली क्या किया हुआ है उन्होंने, नहीं लिखा सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोप बेस। व्हाट इज सोप बेस, गूगल इट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो कोई अगर एक ही ब्रांड है ऐसा जिसमें ये सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है जिससे आप फर्श चमकाते हैं, सिटाफिल, आई डाउट, ये तो मेडिकेटेड वाली बात बता रहे हो ना, आई थिंक इसमें हो सकता है, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगी। मैं भूल रही हूँ क्योंकि सिटाफिल एक दो बार पहले भी मेरे सामने आ चुका है, मैं इस वक्त भूल रही हूँ, मैं कह नहीं सकती। एक तो पक्का है जिसे मैं यूज करती हूँ, इसीलिए उसका मुझे पता है कि उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। सोडियम लॉरेल सल्फेट से तुमको कोई ब्रांड नेम याद आता है? लॉरियल, आओ जी। तो खुद सोच के देखो, एक कंपनी ने इस चमकाने वाली चीज की फेमस होने की वजह से अपना नाम ही सोडियम लॉरेल सल्फेट का थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करी, लॉरियल कर दिया। तो उस ब्रांड के नेम के पीछे उनको कोई स्पेलिंग या कोई फ्रेंच और स्पेनिश या पेरिस वर्ड नहीं है, ये लॉरेल का लॉरियल कर दिया। तो उनके तो हर ब्रांड में क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो अब आप अपने बाथरूम में जरूर चेक करना, बस एक हार्पिक है जिसमें ये नहीं है, बाकी हर चीज में यही है। सो आगे से आप अपनी बॉडी पे कोई भी चीज लगा रहे हैं, मेक श्योर ये केमिकल उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी यस, वी नो वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस ऑप्शंस, तो कोई ना कोई तो लेना पड़ता है। जब सब शैम्पूज में ये है तो क्या करोगे,
कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करोगे? कोई नहीं। फिर आपको नेचुरल शैम्पू लेने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, वो आपके बस का है नहीं। सो हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कट गया है सिलेबस से इसी साल, जिसके अंदर जितनी दवाइयां आप खा रहे हैं उनके स्ट्रक्चर, चाहे वो पैरासिटामोल है, चाहे वो एंजाइटी पिल्स हैं, जितना कुछ भी है सबका डिटेल हुआ करता था। ड्रग्स, डाइज, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग कट गया, लेकिन वो इस चैप्टर में थोड़ा सा दे रखा है। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इन योर लाइफ। फूड इंडस्ट्री में अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ी देर मेरे को इस पर लगानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी के 2 पेज अब खत्म करने हैं डिस्कशन में। फूड इंडस्ट्री में अगर मेरी क्लास बता सके कहां कहां केमिस्ट्री रोल प्ले कर रही है, मैंने सामने लिखा है। एक तो जो आपने घर की जमी आइसक्रीम खाई है, कभी पसंद आती है? ये बर्फ के पीसेस बड़े आते हैं उसके अंदर, वो बात नहीं होती। वो जो अमूल और क्वालिटी और व्हाटएवर ब्रांड्स, घर की आइसक्रीम और बाहर की आइसक्रीम में कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फर्क आता है। अगर आप देखें उसमें ऐसा क्या डाला जाता है जो घर की आइसक्रीम में नहीं डाला जाता, और वाइस वर्सा। घर की आइसक्रीम में क्या डाला जाता है? दूध। बाहर की आइसक्रीम में दूध नहीं होता। नहीं, काश कंडेंस मिल्क भी मिल्की है, चलो कोई बात नहीं, थोड़े से प्रिजर्वेटिव के साथ है। 3-4 साल पहले बहुत बड़ा कोर्ट केस हुआ था और बहुत उसको हमने सुना था, आई होप आपने भी सुना हो। सिर्फ एक ब्रांड है जो दूध देता है आइसक्रीम्स में, तो उसने कहा था बाकी सारे ब्रांड अपने नाम के साथ आइसक्रीम वर्ड नहीं जोड़ सकते, बिकॉज आइसक्रीम मीन्स इट इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड इट्स क्रीम। बाकी सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, वो सबसे सस्ता घटिया फेंका जाने वाला जो तेल होता है बाकी सब कंट्रीज में, पाम ऑयल, बाकी कंट्रीज में वो बैन है, बट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में वो खुलेआम चल रहा है। आप क्रीमबेल का ब्रांड देख लो, आप क्वालिटी देख लो, आप वाडीलाल, यही 4-5 ब्रांड्स आपको पता होंगे, उसके अंदर ऑयल पड़ना पाम ऑयल। बाहर की कंट्रीज में वो नालियों में फेंका जाता है, अगर कहीं है, उसको सिर्फ मेटलर्जी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, आयरन के एक्सट्रैक्शन में। वहां तेल चाहिए ताकि कॉपर और चिपक के आ जाए तेल से, तो वो सबसे घटिया तेल, लो फूड ग्रेड वाला तेल, पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। वही पाम ऑयल आपकी क्रीमबेल में है, आपकी क्वालिटी में है, आपका वाडीलाल, जो भी और 3-4 फ्लेवर्स आपको, ब्रांड्स आपको पता हो, सब में है। सिर्फ एक ब्रांड है जो आइसक्रीम में दूध और क्रीम जो है वो दूध की देता है, और उन्होंने क्या किया, अपनी इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर लिया। कोई और अब पैक्ड आइसक्रीम में दूध दे ही नहीं सकता, हमने इसको पेटेंट कर लिया, हमारी इस टेक्नोलॉजी को। अमूल, अब 6 महीने पहले अमूल से वो पेटेंट खरीदा है बहुत ज्यादा अमाउंट से मदर डेयरी ने। तो ओनली दीज 2 ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम गिव्स अस मिल्क। बाकी किसी भी ब्रांड की आइसक्रीम में पाम ऑयल से मिल्क जैसा टेक्सचर क्रिएट किया जाता है। इंडस्ट्री में जहां चिकनाई चाहिए, पैरों में रुल रहा होता है वो तेल, पाम ऑयल यूज किया जाता है, चीपेस्ट। आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको 12th में, चीपेस्ट अवेलेबल ऑयल्स आर यूज्ड इन कॉपर मेटलर्जी। कौन सा किसी ने कॉपर खाना है, वहां थोड़ी फूड ग्रेड देखना है। तो फूड इंडस्ट्री में आप एक चीज खोल लो, भयानक खुल जाएगी कि हम क्या केमिकल्स खा रहे हैं। यस, दे आर नॉट ऑलवेज बैड, दे आर गुड, लाइक मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के उस सप्लीमेंट को पूरा करते हैं जो हम बाई चांस नहीं खा पा रहे, तो दे आर अ गुड साइड ऑफ केमिकल्स इन योर फूड। तो केमिकल्स इन फूड में मल्टीविटामिन्स आते हैं, प्रोटीन के डब्बे आते हैं, राइट? जो भी और छोटी छोटी चीजें आप देखते हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का सप्लीमेंट देती है, वो आते हैं। वो हम पे, हम उसका क्या यूज करें क्या ना यूज करें। डायबिटिक पेशेंट को मीठे की क्रेविंग होती है, तो उसको क्या दिया जाता है? एनीवन, कुछ किसी ने कभी देखा हो? शुगर फ्री। और शुगर फ्री की अगर आप वो पैकिंग देखें ना, वो ऐसे बनाई हुई है कि इससे आप स्लिम हो जाते हैं, राइट? उसकी पैकिंग का इशारा क्या है? यू विल पुट ऑन लेस फैट ऑन योर बेली, ठीक है? उसकी पैकिंग का इशारा ये है। अगर आप देखें शुगर फ्री क्या है, वो एक केमिकल है सैकरिन, जो मीठा स्वाद देता है आपको। और मैंने बहुत घरों में देखा है, बहुत डाइट कॉन्शियस लोग, बॉडी कॉन्शियस लोग जो हैं, जिम्स वगैरह, वहां पे क्या करते हैं लोग, हमें तो नींबू पानी पीना होता है रोज सुबह क्योंकि गुड फॉर गट, गुड फॉर दिस, गुड फॉर दैट, डन। उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा सैकरिन का डाला, घोला और पी लिया, बिकॉज, और आप देखेंगे एड्स में भी यही है,
आप नींबू पानी सैक्रिन वाला पीजिए, चीनी वाला मत पीजिए, बिकॉज शुगर इज कार्बोहाइड्रेट। हर सफेद चीज कहा जाता है जहर है, विच इज राइट। मैदा हो, शुगर हो, जो भी हो, काफी सफेद चीजें। तो इसमें सैक्रिन में क्या प्रॉब्लम हुई? सैक्रिन वॉज मेड फॉर डायबिटिक पेशेंट, या उन लोगों के लिए इसको एज सप्लीमेंट यूज किया गया जिनका स्टेगनेंट लाइफस्टाइल है किसी भी वजह से, जो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, शुगर जिनके लिए हार्मफुल है, और उनको अगर मेंटल पीस के लिए स्वीट की क्रेविंग है तो वो थोड़ी सी दे दी जाए। हम लोगों ने उसका क्या निकाला? हर जगह जहां चीनी इस्तेमाल हो रही है वहां सैक्रिन इस्तेमाल करना शुरू किया, हर जगह। आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा से संतरे का जूस निकलवाइए, जब संतरे का मौसम आता है, आपसे पिया नहीं जाता, खट्टा लगता है बहुत। चीनी मिलाओगे, कुछ करोगे, और गले पे इफेक्ट आता है कि ये मेरे को नहीं भा रहा, बहुत खट्टा है। लेकिन वही इतने इन्ने से संतरे, जिसका पता है हमें खट्टे होंगे, आप किसी भी रोड साइड जब वो जूस बनाने वाले खड़े होते हैं, संतरे का जूस हो, जब सीजन हो संतरे का, आप उनसे जूस लीजिए, उनका जूस आपको भी खट्टा ही नहीं लगता। उन्हीं से वही संतरे लेकर आइए, घर पे निकालिए, वो खट्टा लगता है। वो क्या करते हैं, जिस वक्त वो संतरे का जूस निकालते हैं उस वक्त आपसे पूछते हैं चीनी का वो डाल दूं, मतलब शुगर सोल्यूशन। उन्होंने एक बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में शुगर सिरप रखा हुआ होता है कि थोड़ा सा ये डाल दूं। हम सबको पता है डालना चाहिए भाई, खट्टा लगेगा, हाँ डाल दो। बहुत थोड़ा सा डालते हैं वो, हम कहते हैं जरा सा डालना, बस जरा सा डालते हैं। वो सैक्रिन घोल रखी होती है उसमें, उसमें चीनी नहीं घोल रखी होती इन्होंने, उसमें सैक्रिन बहुत चीपली अवेलेबल है, सैक्रिन घोल रखी होती है, वो डालेंगे, आपको खटास नहीं लगेगी। इट कॉस्ट योर किडनी, इट कॉस्ट योर हार्ट वेरी बैडली। जिस भी पेशेंट को, जो भी पर्सन सबसे पहले पता लगता है उसको कैंसर है, अगर सबसे पहली चीज उसकी रोकी जाती है, स्टॉप टेकिंग प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि प्रिजर्वेटिव एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कैंसर कॉज करने का। तो प्रिजर्वेटिव किस चीज में? सबसे पहली चीज, आपके घर में टोमेटो सॉस की बॉटल्स बड़े आराम से आती होगी। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव इज इन टोमेटो सॉस। रीजन, टमाटर सबसे पहले खराब होता है। अगर किसी ने ट्रैवलिंग पे जाना हो ना, 24 घंटे ट्रेन का सफर हो, तो ऐसा खाना दिया जाता है उसको बना के जिसमें टमाटर ना हो। आप ट्रैवलिंग में जितने भी पैकेज फूड आपको एयरलाइंस वाले भी देते हैं ना, अगर सैंडविच, उसमें टमाटर नहीं होगा, क्योंकि टमाटर सबसे पहले स्पॉइल होता है। इसीलिए टोमेटो सॉस इज द वर्स्ट थिंग टू हैव इन योर प्लेट, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वो अच्छे जो पुराने हैं, जैसे अचार। घर में अगर अचार डलता है, उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डलता है? सरसों का तेल, वेरी एक्सपेंसिव। वो उस अचार को खराब नहीं होने देता, और 6 महीने लगेंगे उसके अंदर अचार को गलने में, लेकिन वो है प्रिजर्वेटिव सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल। ये बेस्ट प्रिजर्वेटिव्स थे जो 2-2 साल चीजों को चला देते हैं। बट अब हम तेल वाली चीज को हैंडल कैसे करें? डब्बा बंद चीज में हमसे गिरेगा, कपड़े खराब होंगे, महंगा बहुत पड़ेगा, हमें हर चीज सस्ती चाहिए। 20 रुपए का टेट्रा पैक जूस आता है, आप देख लो, मतलब उसकी कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, राइट? के फर्टिलाइजर्स, कितना बड़ा एडवांटेज है केमिकल इन इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स में, कि हमारे कंट्री की या वर्ल्ड की जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो इसीलिए पूरी हो पा रही है कि एट द कॉस्ट ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर जो फील्ड पहले 2 प्रोडक्शन देती थी वो 3 या 4 प्रोडक्शन दे रही है। तो यस, इट इज हेल्पफुल ऑल्सो। इसी तरह से हेल्थ में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कई एग्जाम्स में। हेल्थ में तो खैर आपको मैं बता ही नहीं सकती कितना यूसेज है, मैं उसको शुरू भी नहीं कर रही। लाइफ सेविंग ड्रग्स, AZT, इसका पूरा नाम आपके सामने मैंने लिखा है, एजियोडोथाइमिडीन। इसका क्या काम है? ये एड्स के लिए, एड्स जैसी डिजीज को ट्रीट करने के काम आता है, AZT। तो इसकी फुल फॉर्म, इसका यूज पूछ लेते हैं, बच्चे कहते हैं पता नहीं कौन से ही चैप्टर में है ये। पहले चैप्टर में शुरू का जो एस्से दे रखा है उसमें कई ऐसे केमिकल नाम होंगे जो अब आपके लिए जरूरी होंगे। No doubt antiseptic is the best thing we can have from chemicals, anesthetics, vitamins, tonics, जितने भी drugs जो हम as medicine use करते हैं, अगर हम chemistry या chemicals को निकाल दें तो we will be in trouble regarding our health system। तो दोनों एक दूसरे का लूप ही है। यहां से केमिकल लेके फिर हम दूसरे साइड जाते हैं और केमिकल लेने, ताकि इनके इफेक्ट्स को जीरो कर सके। केमिस्ट्री पे
अगर आप अभी इसको केमिस्ट्री मत सोचना, ये केमिस्ट्री नहीं है, आज तो केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आनी, अब तो जनरल साइंस आनी है। ये लॉजिकली क्लास 10th का टॉपिक है। आईसीएसई बोर्ड वालों ने कर रखा होगा, सीबीएसई बोर्ड के में एक भी काम का चैप्टर नहीं है, तो ये होना चाहिए क्लास 10th का टॉपिक, तो मैं बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाऊंगी। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक रिपोर्ट, साइंटिफिक स्टडी में पहली चीज आपको क्या चाहिए? अगर मैं आपको कहती हूँ इस बोर्ड की लेंथ नाप के दो, आप पहले एक इंची टेप मांगोगे, इंची टेप से नापोगे और मेरे को वैल्यू देते वक्त एक नंबर रिपोर्ट करोगे, जैसे कि सपोज 4.52 मीटर्स। जब भी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक नंबर होता है और उसके पीछे एक यूनिट होती है। यूनिट नहीं दोगे तो मैं मीटर को केजी कर दूंगी, मैं उसको मिलीलीटर कर दूंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी। तो आपके साइंटिफिक रिपोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो आप शेयर करते हो, वेरियस पेपर्स, वेरियस रिसर्च और योर बुक्स और योर क्वेश्चंस, you report answer in two forms. First there is a number, second there is a unit. यूनिट वाला पार्ट में बहुत हद तक मानती हूँ, फिजिक्स में अब तक तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर चुके होंगे। लास्ट में मैं उसका एक क्विक रिवीजन आपसे मांगूंगी, करूंगी डिस्कस, वो 7 बेसिक यूनिट, वो डिराइव्ड यूनिट, फोर्स की न्यूटन होती है, लीटर, मिलीलीटर, ये सारी बात मैं एंड में करूंगी। पहले मैं उसके नंबर पार्ट की बात करूं, ये भी बहुत लोग कर चुके होंगे, जो लोग कर चुके होंगे चुप रहेंगे, बी प्रिपेयर्ड, मैं उन्हीं से गलती कराऊंगी। बस गलती से बचना अगर तुम कर चुके हो तो, बाकी लोग ध्यान से सुनना। अगर आप कोई लेंथ दे रहे हो, किसी भी चीज की लेंथ मैंने मांग ली और आप वो मेरे को लेंथ दे रहे हो, कोई लेंथ देता है 6 मीटर्स, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा वो देगा 6.0 मीटर, कोई ज्यादा ही शौकीन होगा प्रिसीजन का वो देगा 6.00 मीटर। तुम लोगों के लिए इस वक्त तो बराबर है, क्योंकि तुम क्या देखते हो? मैथमेटिकल वैल्यू। 6 रुपए ही तो है। अगर मैं रुपीज में आऊं तो दिस इज 6 रुपीज, मैं लेंथ में आऊं तो दिस इज 6 मीटर्स, मैं मास में आती दिस इज 6 केजीज। क्या फर्क कर दिया आपने? उल्टा जगह ही तो वेस्ट करी, हटाओ इसको। नहीं, ये आ गया आपके लिए साइंटिफिक अप्रोच डेली लाइफ का। अब कभी आप किसी पीडियाट्रिक सिरप पे परसेंटेज पढ़ोगे ना, इसके अंदर एल्कोहल की परसेंटेज 0.001 के बाद भी कुछ लिखा होता है। हम क्या करते हैं, आगे की पढ़ते नहीं है। अगर आप एक जूस का टेट्रा पैक लाओगे, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी कुछ भी लिखा हो, अब आप डेसिमल के बाद ध्यान देना शुरू करोगे, अब तक तो देते नहीं थे। इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है वही समझते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब भी नॉट इन डेली लाइफ, जब भी कोई साइंटिफिक एनालिसिस है, मे बी इन लाइफ साइंसेस, मे बी इन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एनीवेयर, आप कभी देखिए अगर कोई नर्स इंजेक्शन लगाती है, वैक्सीनेशन वाला ही, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट करते हैं। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा है तो वो उसको बाहर गिराते हैं, बिकॉज इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट? उनको डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट तक भी देखना पड़ता है। तो वो लाइफ थ्रेटनिंग चीजों में वो लोग केयर करते हैं, हमें पता नहीं होता। इसका मतलब क्या, इसमें फर्क क्या है? साइंटिफिकली जब भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई काम होता है, कोई रिपोर्ट होती है, उसमें आपके आंसर की आखिरी डिजिट अनसर्टेन होनी चाहिए। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, अगर ये अनसर्टेन वाली बात समझ आ गई तो बाकी की क्लास तो खेल में निकल जाएगी। अगर कोई ये डिजिट रिपोर्ट करता है, भाई इस रूम की लंबाई चौड़ाई कुछ मैंने पूछी और तुमने कहा 6 मीटर, जो तुम्हारे आंसर की आखिरी डिजिट है वो हमेशा अनसर्टेन, नॉट फिक्स्ड मानी जाती है। तो वो तुम्हें अगला कहेगा ये 6 फिक्स्ड नहीं है, गो एंड डू इट अगेन। बिकॉज साइंस मानती है आप तब तक मेजर करोगे जब तक आपको अनसर्टनिटी ना मिले। किसी ने ये रिपोर्ट किया 6.0, इट मींस उसकी अनसर्टनिटी क्या हो गई? लास्ट डिजिट अनसर्टेन है। वो कहेगा ये डिजिट इज वेरी मच फिक्स्ड एंड सर्टेन। जिसने ये दिया वो डेसिमल की दूसरी डिजिट पे भी पहुंचा, वो डेसिमल की दूसरी डिजिट पे भी पहुंचा, वो कहेगा नॉट ओनली 6 इज फिक्स्ड, इसके बाद भी 0 आएगा, ये भी सर्टेन है। उसके बाद 0 आएगा या 1 आएगा या कुछ और आएगा, आई एम नॉट श्योर, तो ये मेरी डिजिट आ रही थी, ये अनसर्टेन है। यानी ये तीनों आंसर, ये पहला क्वेश्चन आपके स्कूल पेपर्स का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 6.0 मीटर्स? 6.0 मीटर्स रिपोर्ट करने वाले ने एक्सपेरिमेंट बहुत प्रिसीजन से किया है, बहुत ढंग से किया है, जो बता पा रहा है मेरी ये यूनिट तो भाई फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। तो इसमें मोस्ट प्रिसाइज कौन सा होगा?
6.00। तो आप आज के बाद कोई भी वैल्यू देंगे, आप देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की आप वैल्यू देते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में वैल्यू देते हो। अब ध्यान रखना, साइंटिफिकली तुम्हें नहीं करना वो काम। साइंटिफिकली जो भी वैल्यू दी जाती है वहीं क्यों रोकी हुई है? वहीं इसलिए रोकी हुई है, ये डिजिट अनसर्टेन है, इसके बाद की तुम्हें क्या ही दूं फिर, राइट यही डिजिट अनसर्टेन है। तो कोई भी वैल्यू इस चैप्टर और इस टॉपिक में आपको मिले, बाद में तुम भूल जाएंगे इस बात को, इस चैप्टर और इस जगह पे आपको मिले इस टॉपिक में, इसका मतलब क्या है? आखिरी डिजिट जैसे ही अनसर्टेन आए अपने आंसर को रोक दो। आखिरी डिजिट द मोमेंट यू रियलाइज और somebody टेल्स यू कि इसका आंसर वैसे ये है बट अनसर्टेनिटी यहीं पे शुरू हो रही, वहीं पे रोकना पड़ेगा तुम्हें अपनी रिपोर्ट को। तुम 6.00 के बाद 1 नहीं लिख सकते अगर 1 आ भी रहा है, जब तक तुम कंफर्म नहीं हो ये 0 सर्टेन है कि नहीं। तो अब तुम्हें तो पता नहीं कौन सा सर्टेन कौन सा नहीं, तुम्हें तो हम वैल्यू देंगे, और जो हम वैल्यू देंगे उसमें तुम्हें पता होगा आखिरी डिजिट इज अनसर्टेन, क्योंकि हम तुम्हें साइंटिफिक रिपोर्ट्स ही देंगे। तुम जिस दिन साइंटिस्ट बनोगे उस दिन तुम इस टर्म्स में रिपोर्ट दोगे। हम आज तुमको जो रिपोर्ट देंगे वो सारी की सारी रिपोर्ट इस बेसिस पे होगी वैल्यू आखिरी डिजिट को क्या लेना है आपने, अनसर्टेन। तो ये फर्क है इन तीनों में, क्लियर? यानी कि अब हर रिपोर्ट को, हर आंसर को, हर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम थोड़ा और डिटेल में जाना शुरू करेंगे, उसको डिफाइन करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज व्हाट डू, उसी के रेफरेंस में आ रही है बात, व्हाट डू वी मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट वर्ड का अगर मैं डे टू डे लाइफ में कन्वर्जन करूं तो क्या है जरूरी, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है मेरी लाइफ में। सिग्निफिकेंट वर्ड हम यही यूज करते हैं ना भाई, डी ब्रॉगली का सिग्निफिकेंस क्या है? डे टू डे लाइफ में जीरो सिग्निफिकेंस, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी हिसाब से मैं चलूं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? फिगर माने डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर में। अब आप सारा दिन आज नंबर ही नंबर चलेंगे, टेस्ट भी नंबर्स पे ही है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर जिसमें आखिरी डिजिट वही हो जो अनसर्टेन है। आखिरी डिजिट अनसर्टेन वाली को आप काउंट करके रिपोर्ट करके बताओगे जी इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, आज के यही आंसर्स होंगे आपके, कि कोई भी रिपोर्ट मैं आपको दूंगी, ये है जी इतने मीटर लेंथ, इतने केजी वजन, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप तब तक डिजिट गिनोगे जब तक आप अनसर्टेन पे ना आ जाओ। थोड़ी देर आपको अजीब लगेगा, मुझे रूल्स बताने दीजिए। वंस यू विल स्टार्ट आंसरिंग यू विल गेट टू नो इट कि इसमें करना क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन रेयर ही कोई पूछेगा आपसे। ये एक ऐसी चीज है, मतलब मेरे को भी लिखने में बड़ी मुश्किल हुई, क्या लिखूं सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। तो मैंने अपने मन से बना के लिखी, भाई नंबर ऑफ डिजिट्स को कहते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, कहां गिनती रोकनी है वही मेरा अब काम है। हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें तो एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। अब हम इसके छोटे छोटे 4 रूल्स पढ़ेंगे। ये रूल्स कभी लाइफ में ऐसा नहीं होगा आपको कोई कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे किए जाते हैं उसके रूल्स बताओ, बिल्कुल नहीं। तो रूल सुन लो, समझ लो और आंसर दे लो। मेरा सबसे बड़ा टॉपिक आज का यही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब समझते हैं, किसी भी नंबर में जो नंबर आपको दिया जा रहा है अंडरस्टूड है उसका आखिरी नंबर, आखिरी डिजिट अनसर्टेन है, इस पे कोई क्वेश्चन अब नहीं आना चाहिए। जो भी मैं आपको वैल्यू दे रही हूं, अगर मैं कह रही हूं पाई की वैल्यू 3.14 है, अगर मैं कह रही हूं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 है, अंडरस्टूड है इसका आखिरी अनसर्टेन है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, आप लगा नहीं सकते क्योंकि अभी आप उतने केपेबल नहीं हो। आप रिसर्च करने लैब में नहीं जा सकते कि मैं तो खुद निकालूंगा, नहीं, जो हम दे रहे हैं उसमें आखिरी डिजिट अनसर्टेन है। ये सबको क्लियर है? तो अब उस हिसाब से अगर मैं चलूं, कोई भी रिपोर्ट आपको दी जाए कि मैं कह रही हूं मेरे को इस रूम की लेंथ देनी है, मेरे को किसी का वेट रिपोर्ट करना है, मेरे को आज का टेम्परेचर रिपोर्ट करना है, प्रेशर रिपोर्ट करना है, जो भी मेरी वैल्यू होगी साइंटिफिक, उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, सारी गिनोगे, सारी गिनोगे जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अगर किसी चीज का आंसर है 5124.2, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। ये सबसे आसान रूल था।
अब सारा सारा दिन में 0 0 पे चलने वाली हूं। सारी नॉन जीरो डिजिट्स को आपने गिनना है, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। तो कितना आसान था, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है एंड आई नो ऑलरेडी ये वाली डिजिट क्या है, अनसर्टेन, बट आई नो वेरी क्लियरली यहां तक तो सर्टेन है जी। हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, अगर कहीं पर आप देखिए किसी वेन्यू पे पार्टी है तो आपको एक मिनिमम फिगर लोगों का बताया जाता है, भाई 40 लोगों का खाना तो मिल जाएगा, 40 तो सर्टेन है, राइट। 3 4 5 आ गए तो उसका हम उस वक्त देख लेंगे। तो 40 में 4 तो सर्टेन है, कहने को 0 भी सर्टेन है, लेकिन हम एक लेके चलते हैं ना फिगर, तो वही यहां पर बात है। ये मेरे लिए पता है, आखिरी 2 जो है वो पक्का अनसर्टेन है। अब आ जाते हैं दूसरे रूल पे, भाई जीरोस का क्या करें। हर वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच सैंडविच है, फंसा हुआ है, वो पक्का सिग्निफिकेंट होगा, उसका भी लोड लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल एवोगैड्रो में था ये, इस जीरो को आप गिनोगे क्योंकि उसके दोनों साइड एक नॉन जीरो डिजिट आ गई, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। इसकी भी वैल्यू है, इस जीरो को मैं ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकती, इसकी वैल्यू है, ये एक पोजीशन पे है डेसिमल के बाद। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बच्चों, 4। तीनों गिनने पड़ेंगे मेरे को क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंस गए। तो कितने आए, 6, 576। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा होल नंबर्स में तो फाइट ही नहीं है, ये तो होल नंबर्स हैं, ये तो एग्जैक्ट ही होते हैं, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। कोई मेरे को कहे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं गिनो, बड़ा क्लियरली गिन रही हूं मैं, उसमें कहां मैं +-1 रखूंगी, वो थोड़ी देर बाद आएगा, बट आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूं। होल नंबर इज नेवर गोइंग टू बी एन इशू फॉर अस, उसमें तो सब कुछ ही है। एनीवेज, इसके अंदर कितने हुए बच्चों, पहले बताइए। ये 2 रूल्स क्लियर है, इस पे मत वापस लाना, मुझे पता है इसके बाद तो वापस लाओगे तुम लोग मेरे को, इन 2 रूल्स पे तो वापस नहीं लाओगे कि मैम कंफ्यूज हो गए। ये 2 रूल याद रहेंगे, सारी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच फंस गए, दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। क्लियर। अब जीरो की दूसरी कहानी शुरू होती है, वो सारे जीरो जो नंबर की शुरुआत में, ठीक है, किताबों में लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लिखा होता है, बच्चे एकदम से ना इसके साथ थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाते, मेरे को बेटर वर्ड लगता है नंबर की शुरुआत। मैं लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बोलने से बेटर आपको इंटरेक्ट करते हुए कम्युनिकेट कर सकती हूं, वो जीरोस जो किसी भी नंबर की शुरुआत में होते हैं, उनमें से किसी को भी आप सिग्निफिकेंट नहीं लेते। तनुष क्लियर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2। मैंने इस जीरो को भी छोड़ा, फिर वो जीरो चाहे डेसिमल से पहले था डेसिमल से बाद था, परवाह मत करना, नंबर की शुरुआत में जितने भी जीरो हैं वो आप गिनोगे नहीं, ठीक है। वो सिर्फ आपको डेसिमल के बाद या पहले की पोजीशन लोकेट करने के लिए बनाने पड़े। आप देखो ये जीरो ना बनाते तो क्या होता, नंबर की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं, इसलिए बनाना पड़ा, मेरे को दिखाना था कहीं पॉइंट मिस ना हो जाए आपसे। तो ये सिर्फ मेरे को वो 1s 10s 100s वो जो पोजीशन दिखानी है, और डेसिमल के बाद 1/10 1/100 उसके लिए लाना पड़ा मेरे को जीरो। ये सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2। मेरे पास 2 तरह के जीरोस थे, एक जीरोस थे नंबर के शुरुआत वाले जो मेरे को टोटली इग्नोर करने गिनती करते वक्त, एक था 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच फंसा हुआ, आई हैव टू कंसिडर दैट, तो उसमें क्या आया, सिग्निफिकेंट फिगर 3। क्लियर सबको। तीसरा रूल भी, कौन कौन से जीरो को इग्नोर करना है, कौन कौन से जीरो को लेना, आ गया। लास्ट पे आते हैं 4th, जहां से थोड़ा रायता फैलना शुरू होगा। अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है और वो डेसिमल के बाद है, भाई इससे बढ़िया प्रिसीजन कुछ नहीं है कि देने वाले ने कोई टाइम रिपोर्ट करना है आपको, कितनी देर में आप यहां से वहां पहुंच रहे हो, वो 15 सेकंड ना दे के 15.00 सेकंड दे रहा है, मतलब उसने मिली सेकेंड्स का भी ध्यान रखा है इसकी वैल्यू। लेकिन अब जो मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर गिनना है, अगर कोई नंबर जीरो में एंड होता है और वो जीरो बाई चांस डेसिमल के बाद है, पकड़ लो उसको, तो वो तो हर हालत में सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हर हालत में। जैसे कि 24, ये मैंने स्टार्ट करते वक्त बता दिया था, 6.0 क्यों मैटर करता है मेरे लिए। 24.0, 102.0 सेंटीमीटर कोई लेंथ, और टाइम दे रहा है कोई 15.00 सेकेंड, ऑल जीरोज
कमिंग आफ्टर डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट। तो गिन के बताना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखूं? 4। कोई तुमको कहे अभी के अभी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके बताना। सुहानी, भव्या, बताओ, वृंदा। इसी 102.0 को ऐसे रिपोर्ट करो कि उसके अंदर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। 102 नंबर की वैल्यू तो नहीं बदली ना, लेकिन बहुत बड़ा फर्क आ गया। यही क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन आपसे इसमें यही पूछेंगे। बड़ा रेयर होगा ऐसा लड्डू क्वेश्चन पूछ ले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, प्लीज इस नंबर को अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके रिपोर्ट करना है तो मैं क्या करूं जिससे मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू पे हर्ट ना हो, आंसर 102 सेंटीमीटर ही रहे। तो मैं इसको 102 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर सकती हूँ। यस, फर्क क्या पड़ जाएगा, वो कम प्रिसाइज मानी जाएगी। 102.0 वाली ज्यादा प्रिसाइज और प्रेफर्ड मानी जाएगी। तो अब आप समझिए, आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हो किसी इंटरनेशनल रिसर्च फोरम को कि मैंने एक पेपर रिसर्च किया है, मैंने इस चीज पे बहुत काम किया है, और आपका आंसर है 102 सेंटीमीटर। किसी और कंट्री से कोई और साइंटिस्ट रिपोर्ट कर रहा है 102.00 सेंटीमीटर, को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी 0.00 वाले को, कि बिकॉज दैट पर्सन इज कमिंग मोर प्रिसाइज। तो ये प्रिसीजन की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये रूल चौथा क्लियर। लेकिन चौथे रूल की स्टार्टिंग क्या थी? इफ अ नंबर एंड्स इन अ जीरो एंड दैट जीरो इज कमिंग आफ्टर डेसिमल, बट द पॉइंट इज इफ नंबर is ending in a zero, if number ends in a zero but that zero is not after decimal, तब क्या करोगे? 200, 160, 1500, ये वो नंबर है जिनमें डेसिमल नहीं आया और जो एंड जीरो में हुए, बिना डेसिमल के अगर जीरो है उसका क्या करोगे? That is the point where we will ask you maximum question, because here you will get confused maximum. ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा, मे और मे नॉट। तो ये आते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में अक्सर, कि कोई मेरे से पूछे 160 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर कोई मेरे को सिर्फ 160 दे रहा है, मेरा आंसर हमेशा 2 और 3 बोथ रहेगा। कोई मेरे को 200 दे रहा है तो मेरा आंसर हमेशा 1, 2 और 3 तीनों हो सकता है। जिसमें डबल जीरो है, कोई एक जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई किसी केस में दोनों ही जीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या दोनों ही नहीं हो सकते। मतलब हर एक के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 160 का आंसर क्या होगा? इधर 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरोस एंड वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये आपको हमेशा ऐसे ही फ्लोटिंग छोड़ना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के ये रूल्स हैं। अब मैं तुम लोगों से सिर्फ क्वेश्चन पूछ के तुम्हारा क्वेश्चन बिल्ड करके उसको क्लियर करके टॉपिक क्लोज करूंगी। रूल्स यही हैं, बार बार आना पड़ेगा, आएंगे। क्लियर है एवरीवन? चलिए, मुझे तो पहले इनके तुम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, इसमें कितने हैं? ये सारे गिनने पड़े। 0 1 वो भी 2 0 डिजिट्स के बीच में, मेरे को उसको गिनना ही पड़ा। अगर मैं इस नंबर को रिपोर्ट कर दूं, पहले तो चेक करो मैंने सही किया है। देखना, अभी बहुत पीछे पहुंच गए यार। चलो कोई बात नहीं, क्या मैंने न्यूमेरिकली उसको हर्ट तो नहीं होने दिया? इसके अंदर कितने हैं? सेम 7। तो मैं चाहे ऐसे रिपोर्ट करूं चाहे ऐसे रिपोर्ट करूं, मेरा साइंटिफिक रिपोर्ट खराब नहीं होगी। और पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना इज टर्म्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। ये मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आदत डाल चुकी हूं कि कोई भी आंसर, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, किसी ने आंसर दिया क्लास में ये, किसी ने दिया यहां डेसिमल, किसी ने यहां, हम कंफर्म कैसे करें, हम चेक कैसे करें? इट्स सो मेसी। उसके लिए एक रूल बना लिया गया स्टैंडर्ड नोटेशन का। आपका जो भी न्यूमेरिकल हो, पूरे 2 साल केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, प्लीज रिपोर्ट इन दिस वे। ये चीजें हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं। जो इस तरह से रिपोर्ट करता है उसके लिए पहले ही रिस्पेक्ट होता है कि ये साइंटिफिक तरीके से आंसर दे रहा है। आप कह सकते हो नंबर क्यों काटे, 46 पॉइंट समथिंग भी तो सही है, बट वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है।
तो इट विल बी ऑलवेज अप्रिशिएटेड, नॉट ओनली अप्रिशिएटेड, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आंसर्स ऐसे दो। हमें नहीं 468 पॉइंट समथिंग चाहिए, हमें 4.68 की टर्म्स में ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नोटेशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं पड़ा उससे। नाउ अगर मैं तुमसे पूछ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो नंबर 0 में एंड कर रहा है वो मेरे लिए समस्या है। वन आउट ऑफ दीज 3, और मेरे को उसमें मल्टीपल ऑप्शन में करेक्ट चूज करना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसी को किसी ने ये मास रिपोर्ट किया है। अब इसको मैंने ऐसे लिखा 1.05 ग्राम। ऑफ कोर्स मेरे को 10 से इंटू करना पड़ेगा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं चेंज कर सकती। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मुझे बताइए इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर क्या लगाऊं? 1 2 3 4, 10 की पावर 4 लगा दूं, वैल्यू सेम रहेगी। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ? कंफर्म्ड 3। अब वो 4 और 5 वाला हट गया, कंफर्म्ड 3। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 10 की पावर 4 तो है ही, चेक कर लो एक बार। 3 है, चेक कर लो, बताओ। 4 ही रहेगा ना, मेरे को तो 10,500 चाहिए ना। तो मैंने वो तो नहीं, मैंने डेसिमल की नहीं बदली बच्चों, मैंने बाद में 0 कर दी है, लेकिन डेसिमल की पोजीशन नहीं बदली। तो यहाँ क्या लगाऊंगी? 4। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहां चाहिए था कंफ्यूजन, कहीं से तो आ गया 3। डेसिमल के बाद वाले सारे 0 सिग्निफिकेंट मैंडेटरी है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 4। इसका क्या हो गया? 3। इसमें भी 10 की पावर 4 तो है ही बच्चों। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? मोस्ट प्रिसाइज आंसर, क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद यहां तक अनसर्टेनिटी पहुंचाई है। तो अब आपके पास दूसरा सवाल, आपके क्वेश्चन आज के टेस्ट में या स्कूल पेपर्स में या जेई नीट में क्या आता है? कन्वर्ट दिस इनटू अ फॉर्म वेयर वी कैन गेट ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आपको पता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो लैंग्वेज कुछ भी हो, हाउ दिस रिजल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सो दैट वी कैन गेट ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको एक रिजल्ट को ऐसे रिपोर्ट करना है जिसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। आप डेसिमल और 10 की पावर को पकड़ लो, उसको इस्तेमाल कर लो। ये 2 ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है आपके पास। मेन सिग्निफिकेंट फिगर गिनवाना वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, या ये पूछना इनमें से कौन सी मोस्ट प्रिसाइज है, या ये कन्वर्जन कि किसी को कहा गया कि आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वजन तोलिए, उसने तोल के ये दिया। How he should report his answer or her answer so that it should have only इतनी significant figure। आप इस आंसर को कन्वर्ट करोगे। क्लियर? मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, आज का टेस्ट सारा मेनली इसी पे है। एवोगैड्रो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 20। देखिए उन्होंने भी डेसिमल यही लगा, कोई कांस्टेंट उठा के ले आओ तुम, किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि 2 डिजिट के बाद हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर से, देखिए 1.6, फिर कूलम्स आया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 9.1, हर एक में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, जो आपको वैसे भी पता है। अब आपको लॉजिक भी मिल गया उसके पीछे, भाई ये एक नियम है जो इंटरनेशनल काउंसिल मानती है, हमें वही मानना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट में भी आप बता दोगे, जो वैल्यू मैं दे रही हूं उस हिसाब से आप बता दोगे। ये पाई मैंने छोड़ा हुआ है, हाई की वैल्यू इनफाइनाइट। देखिए मैंने यहाँ 3.14 नहीं लिखा, 22/7 होता है ना, शायद कुछ ऐसा ही होता है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं अपने अपने ही आंसर को कैसे झुटला देती 3.14 लिख के, तुम 3 बोलते और मैं कहती गलत है, तो मेरे पे आनी थी ना बात। अगर तुम्हें पता हो पाई की वैल्यू खत्म ही नहीं होती है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। वो बार यूज करते हैं ना बचपन में, डिवीजन में 6 चलता रहता है, उसके ऊपर बार। आज के बाद अगर अब तुमको मैं ये दे दूं इनफाइनाइट, ये पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया तो ही जाता, फिर पूछा ही जाता है कि इतनी अकल तो हम लगा लेंगे बचपन से, डिवीजन बार, और बताया जा रहा है कि 6 चलता जाएगा इनफाइनाइट। पाई में भी, ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन है, पाई पाई में भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, खत्म ही नहीं हो रहा वो नंबर। अंडरस्टूड? तो ये तो थोड़ा प्लेन कि आपको सिग्निफिकेंट नंबर पूछ लिए, पूछेंगे भी तो इतना सीधा नहीं पूछेंगे जैसे पाई पूछा हुआ है।
कोई ना कोई आपको सर्कल स्क्वायर देंगे, उसका एरिया निकलवाएंगे, या कोई एटम का रेडियस देके उसका एरिया निकाल के फिर पूछेंगे इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो तुम वो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे अगर तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया। कि सिग्निफिकेंट फिगर तो तुम सोच के चलो ये आएगा, इसके तो पक्का मेरे को नंबर मिलेंगे। अगलों ने क्या किया, लो जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालने की कैलकुलेशन दे दी, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने की एक्सप्लेन वो दे दिया, फॉर्मूला कराया ना मेरे डेल्टा वाला, और ये पूछा इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप बताओ क्या करोगे। सिग्निफिकेंट फिगर तो पढ़ के गए थे, इसका तो एक क्वेश्चन होना ही होना था। दिस इज व्हाट क्लास 11-12 डज टू यू, कि तुमने एक भी चैप्टर छोड़ा ना, वो तुम्हारे सामने एकदम से आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से या किसी और चैप्टर से, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पूछने के बजाय उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिया, तो उस क्वेश्चन को किस चैप्टर के खाते में डालोगे, यहां नहीं डालोगे। था तो वो असली उस चैप्टर का जिसका न्यूमेरिकल था। ये तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ये तो पूरी केमिस्ट्री में लगेगा, तो इसको प्लीज चैप्टर मत समझना। जो भी इस चैप्टर में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी खबर के, वो कभी भी कहीं भी एप्लीकेबल हो जाएगा पूरे 2 साल में, किसी भी चैप्टर में कभी भी। तब तुम ये नहीं कह पाओगे मैम आप पढ़ा तो रहे हो ऑर्गेनिक और दे दिया मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। यस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हर चैप्टर में आएगा, तो इसलिए ये चैप्टर आपको हर चैप्टर में मैं लूंगी, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका मैं आपके सामने लाऊंगी, आपको भूलने नहीं देंगे। राइट, तो अब आ जाते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे। पहले तो बताइए क्या मैंने सही लिखा है, इतने मीटर में। क्यों, देखिएगा कुणाल, इतने मीटर में ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। बताइए कुणाल, तेजल, हो सकते हैं? यस मैम। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आता है, आप 2600 को ऐसे कन्वर्ट करिए अपनी कॉपी में कि एक बार, बस एक बार मैं करा लूंगी, मेरे को तसल्ली हो जाए, बाकी प्रैक्टिस मेरा टेस्ट कर देगा आज। 2600 को ऐसे कन्वर्ट करो कि उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो, उसमें 3 हो और उसमें कंफर्मेटरी 4 हो। ये वाला लिख रही हूं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। चेक इफ आई एम रॉन्ग। चेक। अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, अंशिका क्लियर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो मेरे को श्योरिटी से 0 वो वाला लिखना है जो होता है सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद। 4 वाले में क्या कर दोगे, 2.600 और यहां क्या कर दोगे 2.6, तो कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए गुड, आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लास्ट हिस्से पे, और उसके बाद में यूनिट्स एंड डायमेंशन जो आप फिजिक्स में पढ़ के आए वो चेक मारूंगी क्या पढ़ के आए हैं। एमएलटी नहीं है यहाँ पे, मतलब एमएलटी की फॉर्म में नहीं, सिंपल फॉर्म में, क्योंकि वो हिस्सा सारा फिजिक्स के जिम्मे जाता है। मैं तो सिर्फ इंश्योर कर रही हूँ कि तुम लोग पढ़ के आए हो ना, तो रिवाइज करा रही हूँ। वो ज्यादा नहीं है, वो फिजिक्स वाले शायद बहुत ही ज्यादा कराते हैं क्योंकि उनका तो पूरा चैप्टर है, हमारे पास वो बर्डन नहीं है। कैलकुलेशंस करते वक्त कहाँ ये काम आता है और क्यों। अगर सिग्निफिकेंट फिगर वाला हिस्सा सिर्फ उतना होता ना जितना मैंने अब तक पढ़ाया, तो शायद ये मैं लेती भी ना, ये तो मैं वैसे ही कह देती 4 लाइनें पढ़ लो, 2-4 कर लो, हो जाता, मतलब इसके लिए मुझे एक लेक्चर ना डेडिकेट करना पड़ता। इसके लिए करना पड़ा है, ये शायद आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो, जिन्होंने पहले पढ़ भी रखा है उनके लिए भी ये थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पर गलती हो सकती है। मतलब जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, आप सोच के देखो, अभी थोड़ा सोचना, ये लिखना मत, ये कुछ नहीं है, मैं एक रूल समझा रही हूँ। आपने कोई एक वैल्यू ये रिपोर्ट करी, ये रिपोर्ट करी और ये रिपोर्ट करी, और आपको कह दिया गया इसको ऐड करो। 3 चीजें हैं, इन तीनों को ऐड करके हमने एक लाइन बनानी है, तो आप तीनों को ऐड करोगे। आप जानते हैं डीलिंग विद साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अनसर्टेन डिजिट कौन सी है, मैं उसको सर्कल कर रही हूं। अब तो सबको पता है अनसर्टेन कौन सी है। इसका एडिशन करना, जरा बताना आंसर क्या आता है। हाँ, पूरे का चाहिए, एडिशन चाहिए। मैं मुझे सिंपल एडिशन चाहिए, अभी कोई दिमाग मत लगाना, बस सिंपल जो दूसरी तीसरी के बच्चे को कराते हैं वो एडिशन ये रहा। कोई अगर ये साइंटिफिक वैल्यूज का सम होता, आप एक्चुअल तो यही है, सम तो यही है, एडिशन तो यही है, आप यही रिपोर्ट करोगे। लेकिन जब आपको पता है
कि ये डिजिट 0, 1 और 0 का एडिशन क्या आया 1. When you know this digit is uncertain, why this digit is uncertain अभितेज? ये क्यों अनसर्टेन है? मैंने आसपास वाले नहीं बोलेंगे. तुम खोए हुए हो कहीं खुली आंखों से. क्या सोच रहे हो? छुट्टियों में जो फन किया उसको सोच रहे हो? नहीं सर, डेसिमल के बाद को लेके कोई बात हुई? मैंने बोला कुछ ऐसा कि डेसिमल के बाद जो पहला आएगा वो अनसर्टेन होगा? नो. मैंने इतना लंबा जो ये बनाया है इसको समझिए. अभितेज 12.01 में कौन अनसर्टेन है? 1. 3.1 में कौन अनसर्टेन था? 1. 15.02 में कौन अनसर्टेन था? 2. आपने इसका सम लिखा 3, 0, 1 और 0 का सम क्या लिखा? 1. मुझे बताइए जब ये 1 अनसर्टेन है तो इनका सम भी अनसर्टेन होगा? जब मेरे को कंफर्म्ड ही नहीं है वैल्यू 1 है कि 2 है, का सम भी अनसर्टेन होगा. एंड द वेरी फर्स्ट लाइन आई टोल्ड यू टुडे, एक साइंटिफिक वैल्यू एंड्स एट अनसर्टेनिटी. तो मेरा आंसर अगर 30.13 है तो आई गेट 0 मार्क्स इन प्रिसीजन और साइंटिफिक वे. इसका मैं रिपोर्ट सर को रिपोर्ट यहां रोकना पड़ेगा. और वो क्या रोकना पड़ेगा? मेरा आंसर शुड बी 30.1. अगर मेरा आंसर 30.13, आई एम अगेन क्वेश्चनेबल. भाई तुम्हें 1 का पता नहीं है सर्टेन है कि नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता इसकी वैल्यू, और तुम अगली वैल्यू कैसे दे सकते हो? क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन स्टॉप्स व्हेन अनसर्टेनिटी कम्स. इधर आओ वापस. अनसर्टेन डिजिट को सर्कल करिए. यहां 2, यहां 1 और यहां 3. ये होल नंबर तो हुआ, एग्रीड. जब आप इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे, चाहे होल नंबर है लेकिन ये काउंट नहीं है किसी चीज का. अब इसको भी बहुत अच्छा चीज आई जो मेरे को आगे लेनी ही है. मैं कहती हूं हाउ मेनी डेज इन अ वीक. क्या ये सर्टेन है? ये तो सर्टेन है. काउंटिंग इज ऑलवेज सर्टेन. आप ये नहीं कह सकते मैम जो 7 दिया है ना उसमें अनसर्टेनिटी है. कभी 6 भी हो सकते हैं, कभी 8 भी. नहीं कह सकते. सेम आई से इन अ डजन हाउ मेनी, ये अनसर्टेन नहीं है. इन अ सेंचुरी. कुछ चीजें होल नंबर में जो रिपोर्ट होती हैं वो सर्टेन होती हैं. बट इफ इट इज समथिंग विच इज नॉट काउंटिंग, जो गिनती नहीं है, मैं दे रही हूं अगर इस रूम में 4 लोग बैठे हैं तो उसको अनसर्टेन नहीं कर सकते. लेकिन मैं कह रही हूं इस टेबल की लंबाई 4 मीटर है तो उसमें आप डाउट कर सकते हो. साइंटिफिक मतलब गिनती के अलावा कुछ भी, काउंट नहीं. तो ये बात हिडन सी कह लीजिए, हिडन रूल है. काउंटिंग को कभी आप अनसर्टेनिटी से नहीं लेंगे क्योंकि काउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट होती है, वो एक एग्जैक्ट नंबर होता है. मैंने हर एक के पीछे सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा रखा होता तो शायद आपका ये सवाल भी ना आता. मुझे बताइए इसका मैं क्या करूं? मैंने 193 लिखा लेकिन मैंने इसके बाद कुछ नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि जब ये 3 अनसर्टेन है तो मेरे को लास्ट इस 3 पे रोकना पड़ेगा. मैं इसके डेसिमल के बाद का 3 कैसे कंफर्म कर दूं जब यहीं पे मेरे को अनसर्टेनिटी एडिशन में मिल गई? तो इसका बताइए. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. इसमें सबका अनसर्टेन सेम आया तो आंसर आप वही रिपोर्ट करोगे जो दूसरी तीसरी कक्षा में कराया गया होगा. क्लियर है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में होल नंबर की परवाह नहीं की मैंने, क्योंकि आपको जब एडिशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देते हैं आपको ये नहीं सोचना कि 23 तो होल नंबर है. नो, इट इज नॉट काउंटिंग. कोई काउंटिंग कहे तो अलग बात है. क्लियर? तो अगर आज के टेस्ट में कोई कैलकुलेशन दूं उसका सही रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे. समझ आ गया कैसे करना है? वैसे तो 1-2 और प्रैक्टिस मिलेगी आपको, अभी मैं खत्म नहीं कर रही, लेकिन हाँ द प्रॉब्लम कम्स, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया लेकिन सेम रूल यहां नहीं अप्लाई होता तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये याद रखें और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये याद रखें. यस, साइंटिफिक हैं तो यही करेंगे. हाँ, तो भी क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरा आंसर यहाँ 0 आ रहा होता और इसका 3 होता और ये अनसर्टेन होता तो मेरे को यही रोकना पड़ता अपना आंसर. क्या चीज 30.0 होता? मेरे को थोड़ा मतलब एडिशन का आंसर ये होता. किस क्या चीज ऐड करनी है इसके अंदर और बताओ. कर दो, बता दो ना. चलो जी 15.1.
ये तो इतना आसान दे दिया तुमने मेरे को। अगर मेरे पास ये अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन है, मेरा जो भी आंसर आएगा, अब आंसर क्या आएगा इसमें, ये अनसर्टेन है, मैचेस, आखिरी नंबर शुड बी अनसर्टेन। आ रहे 300 तुमने वो वाला दे दिया, मे बी मे नॉट बी वाला है ना, मेरे टेस्ट का काम खराब कर रही हो तुम। चलो 300 और बोलो क्या ऐड करूं इसमें, 10.2। आंसर मुझे ये अनसर्टेन होगा। एनी साइंटिफिक वर्ड जो आपको साइंटिफिक वैल्यू दी जा रही है, मैडम लेटना नहीं है इसके बाद, उसका आखिरी नंबर क्या होगा, हमेशा अनसर्टेन होगा। ये अनसर्टेन, ये अनसर्टेन, तो मेरा आंसर यहीं पे रुक जाएगा, मैं इसको क्लेम ही नहीं कर सकती। करवाओ, दो आंसर, दो मतलब ऑप्शन दो, क्या करना है, लाओ बोलो, बोल दो। हाँ कुछ भी जो तुम्हें पसंद आए नंबर वो बोल दो। 2 कर दूं, किस में ऐड करूं, और कुछ डालना वो भी डाल सकते हैं, क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशन इफ नीडेड। क्या आंसर दोगे, मैं 5.2 भी कर सकती हूँ, आपको आपने 5.0 नहीं, लेट्स नॉट प्ले सेफ, लेट्स प्ले लिटिल डिफिकल्ट। अब क्या दूंगी आंसर में, ये अनसर्टेन, ये मतलब सॉरी ये अनसर्टेन, तो मेरी तो मजबूरी हो गई। इफ आई एम गिविंग यू अ साइंटिफिक वैल्यू, मैं ये मान के दे रही हूं, इसकी मानना पड़ेगा आपको, इसकी आखिरी डिजिट हमेशा अनसर्टेन होती है, उस रूल को कभी मत भूलना। यार होल नंबर मेरे को बोल नहीं रखा ना काउंटिंग है, जहां मेरे को बोल दिया जाए ना काउंटिंग है, वहां तो हम क्लियर हो गए। कभी नहीं बता रहे आपको काउंटिंग है, हाँ काउंटिंग बताएंगे तब आप कहोगे इसमें तो कुछ होता ही नहीं, वो बात अलग है। क्लियर, और कोई कुछ, शायला क्लियर हुआ, हाँ जी सर। किसका, इसका, यस पूछेंगे यही, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन इट्स रिजल्ट, तो मैं 310 नहीं पूछेंगे, हाउ मेनी। तो ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है, जब हम बहुत तेज तेज ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर रहे होते हैं, अच्छे खासे पैनिक्ड होते हैं, तो लोग इंटीजर टाइप में 310 लिख के आते हैं, लिखना क्या था 3 है, वो भी सही, लेकिन पूछा वो नहीं है ना, ठीक है, पूछा वो नहीं है, पूछा है इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर है सबको ये, कोई और कंफ्यूजन लानी हो लाओ, हाँ जी बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं तभी तो कह रही हूं ये अनसर्टेन है और ये अनसर्टेन है। आंसर मेरा आता लॉजिकली, अगर मैं मैथ्स लगाती तो ये, मैं किस किस पे रोकना है मेरे को आंसर, द मोमेंट आई गेट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो यही आ गई, तो मैं आंसर 310 पे रोकना पड़ेगा, पॉइंट टू तुम दे नहीं सकते। मैथ्स कहती है 310.2 दो, साइंटिफिक स्टडी कहती है 310.2 आ रहा है, बट तुम जीरो को लेके ही श्योर नहीं हो, व्हाई यू आर रिपोर्टिंग अस टू। क्लियर एवरीवन, चलिए कुछ और हो तो मैं तैयार हूं लेने को, बट और अच्छी वैरायटी आपको टेस्ट में डीपीपी में मिलेगी, डोंट वरी। ओहो हो, किसका 7, फिर तो यार सबसे आसानी यही है, डेसिमल को मैचिंग दे दो, ये तो हम शायद ही दें, इसमें थोड़ी तुम परेशान होगे, ये मत एक्सपेक्ट करना, ठीक है आ जाए तो खुश तो हो सकते हैं हम, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करो, ये तो सबसे इजी है, ये तो मैं दूसरी तीसरी कक्षा वाले को करा दूं यार, उसको भी नहीं बोल पाऊंगी तुमने गलत कर दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, जहां डेसिमल का फर्क आ जाता है, डिजिट्स का, उसके आगे पीछे का, ठीक है। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाते हैं, ठीक है। उसमें जो तुम लोग बार होल नंबर ला रहे हो ना, वो उसमें आना है। गुड दैट यू पीपल टुक मी टू दैट पॉइंट इन प्रीवियस केस ओनली, नहीं तो यहां तो वो लाना ही पड़ता, जो तुमने अभी मेरे प्रैक्टिस दी है ना, वो यहां तो मेरे को देनी पड़ जाती, और वो क्या, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कुछ और ही मामला है। अब वो क्या है, बड़े से बड़ा कोई भी कैलकुलेशन आ जाए, देखिए मैंने इस कैलकुलेशन में हर वैरायटी को डाला है, मैंने ऐसा भी डाला जिसमें जीरो नहीं है,
मैंने ऐसा भी डाला जिसके नंबर के शुरुआत में 0 है, मैंने ऐसा भी डाला जिसके बीच में 0 है, और एक होल नंबर भी डाला। आई ट्राइड टू ब्रिंग मैक्सिमम वेराइटी पॉसिबल विच वी हैव गॉन फॉर टुडे। अब मेरे को कोई कहता है इसके आंसर में आप क्या रिपोर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू मैथ्स, इसका एक्चुअल आंसर मैं आपके लिए लेके आई हूं, आपको मेरे को कैलकुलेटर नहीं देना, इसका एक्चुअल मैथमेटिकल आंसर ये है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अनसर्टेनिटी पे मेरे को रोकना है आंसर। उसके लिए क्या कहा गया है, जो सबसे कम प्रिसाइज टर्म है, सबसे कम प्रिसाइज आज शुरुआत में बता दिया क्या है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, वो सबसे कम प्रिसाइज होगी। 6 is least precise and 6.00 is most precise। तो जिसमें भी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिजिट्स ज्यादा हैं, कोई सोचो आपने किया है मेरे साथ ये कि थोड़ी देर के लिए एवोगैड्रो नंबर को 6 ले लें। जब हम पर मोल निकाल रहे थे हम क्या करते, ठीक है अप्रोक्सीमेशन ले लो, पता है ना हम गलत कर रहे हैं, सही नंबर क्या है 6.022। तो आप देखिए कई बार आपने आंसर देखा मिसमैच हुआ है, क्योंकि प्लैंक्स हमने 6.6 ले लिया, किसी ने 6.62 ले लिया, तो उससे फर्क आया हमारे एक्चुअल आंसर में। सो मेरा कहने का मकसद यह है, कोई भी कैलकुलेशन आए, आपका एक्चुअल रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज द राइट रिजल्ट which should be reported in a scientific study। अब ऐसे केस में क्या करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो आप इतनी देर से मेरे को घुमा रहे थे वही चीज है, लीव होल नंबर्स, देखना भी मत। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होल नंबर्स नहीं देखने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होल नंबर देखने। वहां मेरी मजबूरी थी, मैं बार बार आपको कह रही थी काउंटिंग दिया नहीं है, काउंटिंग दिया नहीं है। यहां काउंटिंग दिया हो या ना दिया हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डोंट सी होल नंबर्स, चाहे वो कितनी भी डिजिट्स हो, भूल जाइए होल नंबर्स को। उसके अलावा बताइए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। अगर मैंने आपको वो जीरोस वाले रूल ना कराए होते, मैं यहां बोल नहीं सकती थी इसके अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, लीस्ट प्रिसाइज नंबर पकड़ो, जो सबसे खराब नंबर है, सबसे कम प्रिसाइज है, वही के उसी के हिसाब से आपका आंसर रिपोर्ट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अपने इस आंसर को रिपोर्ट करिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। हेल्प मी आउट, अभी रुकना, क्या ये करेक्ट है, नहीं, मेरे को 2 बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, नो, सिग्निफिकेंट फिगर 2 चाहिए मेरे को। ये 0 और ये 0 तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए था, ये एक्चुअल रिजल्ट इज दिस बट रिपोर्टेड शुड बी दिस। ये सिग्निफिकेंस है पूरे टॉपिक को पढ़ने का। अब आपको समझ आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन जिसने ये पूछ लिया उसने सारा ही पूछ लिया, मैं इसमें दबा के वैरायटी डाल दूं, मैं 40 भी डाल दूं इसके अंदर डाल दूं, अब तो आपको होल नंबर को तो इग्नोर करना है। कंफ्यूज कहां होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होल नंबर इग्नोर नहीं हो रहा और यहां होल नंबर इग्नोर हो रहा है, तो बस उसी को मिक्स कर जाते हैं हम लोग। ऑल दो दिस इज इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इसमें रेयर ही है कि मैं आपसे गलतियां करवा सकूं, रेयर होगा। तो आज के टेस्ट में फुल मार्क्स ले सकते हैं, मैं क्या करूं, जो आता है वही देना पड़ेगा, मैं कुछ अननेसेसरी डिफिकल्ट अभी क्रिएट नहीं कर सकती। सो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा टॉपिक था। कंफ्यूजन, मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर को जगह दी नहीं गई। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, मल्टीप्लाई करते वक्त होल नंबर डू नॉट प्ले एनी रोल इन डिसाइडिंग डेसिमल्स पोजीशन, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई में आप जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल की पोजीशन पे होल नंबर से, लेकिन 0.1 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल की पोजीशन बदल जाती है, बट 0.1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल की पोजीशन नहीं हटती। शायद यही मतलब है, ये मेरा देखने का तरीका है, रेदर मतलब अगर आपके पास कोई और बेटर पर्सपेक्टिव होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, 333। मेरे सोचो ना, ये तो तुमने बहुत इजी कर दिया। हाँ, क्वेश्चन पूछते वक्त तुमने अपनी तरफ से कोशिश की मैं कॉम्प्लिकेशन लाऊं जो करनी चाहिए। एक्चुअली यही तरीका है कि मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करूं। द मोमेंट यू राइट इट करेक्टली, राइट, आपको पता है अनसर्टेन डिजिट तो यही है, इसकी चेक कर लो, मैंने कोई गलती, सॉरी उधर तो 3 है, आई एम सॉरी, ये 3 तो सेम है,
अब मैं इसका एडिशन अगर एक्चुअल करूं, मेरे को जो मैथ्स आती है उसको मैं एक्चुअल करूं तो क्या होएगा? ये सारे 3 ले आइए लड़की दिस, बट क्या ये मेरा रिपोर्ट होना चाहिए? नहीं, मुझे पता है अनसर्टेनिटी इज हेयर, मेरा आंसर यहीं रुक जाना चाहिए। 3 3 3 शुड बी माय आंसर। तो रिपोर्टेड आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? फिर जब वो तो आपसे यूं पूछा जाए 300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप कहोगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बट व्हेन आई एम गिविंग यू अ वैल्यू कि ये 300 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स और 0.3 सेकेंड्स रिपोर्ट करो ऐड करके, आई एम गिविंग यू अ साइंटिफिक वैल्यू, देन यू हैव टू एज्यूम जो वैल्यू आपको दी गई है उसकी आखिरी डिजिट अनसर्टेन रही होगी। ठीक है, और कुछ? हाँ जी, 2 इंटू 10 की पावर, हाँ अच्छा प्लस कर, 10 की पावर से प्लस कर रहे हो तो सकता है, लेकिन उसमें कहां दिक्कत आएगी? चलो बोलो क्या करना है इसका मेरे को बालक? ऐड करना है। ऐड करते वक्त अब तुमको वो जीरोस लगाने पड़ेंगे। क्या दिक्कत है यार? बस वो है कि लगाओ 19 जीरो और 20 जीरो और गिनो, बड़ा आसान हो जाएगा, ये बहुत इजी है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि इतने कौन लिखे, नो डिफिकल्टी। आप उसमें यहां 2 लिखोगे और 1 जीरो एक्स्ट्रा ही तो होगा। कर लोगे रिपोर्ट, क्या प्रॉब्लम है? आंसर क्या आएगा? 2 पे ही रोकना पड़ेगा, 2 पे ही रोकना पड़ेगा। ये तो अनसर्टेन था ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है जब ये तो समझ गए ना 2 के नीचे जीरो क्यों आया, तुमने एक पावर एक्स्ट्रा दी है, राइट? 2 के नीचे जीरो आएगा जब 2 के, तुम बहुत पूछ रहे थे, अब मेरे को आंसर दो। इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के देना। इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि पता मल्टीप्लाई डिवाइड करने शुरू हो गए। सिर्फ देखो इसमें कितने, इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लीस्ट प्रिसाइज टर्म ढूंढी और आंसर दे दिया 3। आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड इट, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये लगाया जा सकता है। डन, क्लियर? तो अब सिग्निफिकेंट फिगर को मैं कर रही हूं क्लोज। इसके बाद आपको डीपीपी, आज का टेस्ट बना ही मेनली सिग्निफिकेंट फिगर पे है, तो थोड़ा दिमाग उसमें चला लेना, ठीक है? उसमें आप मेरे को आंसर दे देना। एसआई सिस्टम आपको पता होगा सबको, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, हर यूनिट के लिए दिया गया, मतलब हर ज्यादातर कोशिश की गई, जितना भी मेजरमेंट है उसके लिए 7 बेसिक यूनिट्स है। क्या इन 7 में से किसी की यूनिट मुझे बताने की जरूरत है? सबको आती है? दक्ष, वॉल्यूम की क्या है? इसमें तो नहीं है मेरे पास। अगर मैं तुमसे पूछूं वॉल्यूम की यूनिट क्या है, ये हम सबको पता है। अगर मैं मान लूं लेंथ की क्या है, मास की, एक इकलौती ऐसी यूनिट है बेसिक जिसमें किलो है, 10 की पावर 3, बाकी किलोमीटर वहां नहीं है, यहां किलोग्राम है। एनीवेज, टाइम की सेकेंड, एम्पियर कर लोगे आप लोग। अरे अमाउंट की बताओ ना, मोल। तो दक्ष वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? एसआई, मीटर क्यूब। ये हम तो केमिस्ट्री में लीटर लीटर करे फिरते हैं, मिलीलीटर। सबसे बड़ा ट्रैप अगर आपको केमिस्ट्री में आने वाला है तो वॉल्यूम की यूनिट में आने वाला है। इस चैप्टर में एक आध क्लास, 2-3 क्लास के बाद वी विल बी इन डीलिंग इन वॉल्यूम। वॉल्यूम को गलती से भी आप लोग ये मत सोच लेना इतना मिलीलीटर और लीटर होएगा ना, कि कई बार गलती से उसी को ऐसा ही समझ बैठते हैं। मतलब ये सिर्फ आज है जो मैं मीटर क्यूब लिखूंगी वॉल्यूम की यूनिट, उसका पूरे 2 साल वॉल्यूम की यूनिट हम क्या लिखेंगे? मिलीलीटर या लीटर, क्योंकि लैब में हम मिलीलीटर मेजर करके डालते हैं, हमारा सारा का सारा रिसर्च मिलीलीटर और लीटर में मिलने वाला है। तो वॉल्यूम की, इससे आपने जैसे मैंने पूछा और आपने डिराइव कर लिया, आई होप ये आप करके आए हैं। नहीं भी करके किसी को लगे तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। एक इसकी भी बता दो, तो पढ़े लिखे बच्चे, ये है हमारी 7 बेसिक यूनिट्स। आई होप ऑल ऑफ अस नो दिस। किसी को नहीं पता तो मुझे बता सकते कि मैम आप क्यों एज्यूम कर रहे हो हमें पता है, आप पढ़ाओ, आई एम ओके विद इट। कि मेरे को 7 यूनिट नहीं पता, मैं 7 लिखवा दूंगी। इसके बाद आ जाता है यूनिट्स में, देयर आर सम प्रीफिक्सेस यूज्ड इन यूनिट्स, ये हमको आने चाहिए।
ये इग्नोर करने वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बरसों में एक बार क्वेश्चन आता है, 10-12 साल में एक बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और हम इस चक्कर में इग्नोर करे फिर रहे होते हैं इस पे कौन सा आता है, और कभी भी कहीं भी अचानक ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्मी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करा के आई हूं। किसके पीछे फर्मी क्या चीज के लिए बोला है? न्यूक्लियस के रेडियस की रेंज थी, तो फर्मी है उसके लिए। फेम्टो भी बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं। बाद में इन्होंने रियलाइज किया सबके पीछे ओ लगा देते हैं, इसीलिए फर्मी को फेम्टो कर दिया, क्योंकि सबके पीछे ओ दिख रहा है इनको, एक स्टैंडर्ड किया गया। एटो क्या है? 10 की पावर -18। पीको एंड ऑल, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो नहीं लिखना चाहते इट्स ओके। यहां पर हम, मुझे पता है हम सब करके आए हैं, आपको ये वैसे ही याद होगा। हमें आगे की केमिस्ट्री और इस चैप्टर में ये मिली सेंटी ये काफी यूज करने होंगे, ये तो रेयर है। मिली सेंटी इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी इन कमिंग क्लासेस। तो मिली क्या हुआ? 10 की पावर -3। सेंटी सेंचुरी से ले लेती हूं मैं, 10 की पावर -2। डेसी डेका का उल्टा कर देते हैं, 10 की पावर -1। तो ये मेरे कुछ प्रीफिक्सेस हुए जो 10 की पावर माइनस में थे सारे। कुछ प्रीफिक्सेस जो 10 की पावर माइनस में ना हो के प्लस में। डेका मतलब डिकेड से निकाल लो 10। हेक्टो मैंने क्या कर रखा है? 2 क्यों कर रखा है? सॉरी, इट इज नॉट 2, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, कुछ रब हो गया होगा। पहले बताइए किलो क्या होगा? फिर तो ये 2 ही होगा। सही है, सही है, सही है। सॉरी, सेंटी का ऑपोजिट सोच लीजिए। सेंटी क्या है? 10 की पावर -2। हेक्टो क्या है? 10 की पावर 2। मेगा कर लेंगे, 10 की पावर 6। गीगा एंड जीटा 10 की पावर 21। तो देयर आर सम प्रीफिक्सेस आई हैव यूज्ड, देयर आर फ्यू प्रीफिक्सेस जो आपको बुकलेट मिलेगी इस चैप्टर की, आपको अगली क्लास में उसमें मिल जाएंगे। बाकी ये हम कैलकुलेशन के दौरान, न्यूमेरिकल्स के दौरान डील करते रहेंगे। ये तो सिर्फ बता दिया मैंने भाई प्रीफिक्सेस नाम की कोई चीज होती है। ये सारे बेसिक्स आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है सिस्टम। तो प्रीफिक्सेस भी आ गए मेरे पास यूनिट में। अब यूनिट में थोड़ा तंग करने वाला हिस्सा क्या है? अगर खाली इतना होता तो मैंने क्या ही लेना था, फिर तो ये आप 10th में भी जानते हैं। थोड़ा तंग करने वाला हिस्सा जो यूनिट्स में है, कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना। और मैं उसमें फोकस केमिस्ट्री बेस्ड रखूंगी ज्यादा। फिजिक्स के कन्वर्जन्स को मैं नहीं अभी लूंगी, जब जब चैप्टर्स में जरूरत आएगी 12th में, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वो सब सॉल्यूशंस का आएगा, तो उसकी यूनिट सीमेंस है, ओम्स है, वो सारे कन्वर्जन में वहां लूंगी। अभी कन्वर्जन जो केमिस्ट्री टिपिकल पार्ट है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखूंगी। ठीक है? हाँ जी बोलो, कौन सा? 21 है यार, चेक कर लेना अगर मैं गलत हूं तो। मेरे हिसाब से तो 21 है। ठीक है, अगर गलती होगी तो बता देना। एनीवन? 21 ही है, चलो बाद में बात करते हैं। अब सबसे ज्यादा जब मैं यूनिट, आपसे मैंने टेम्परेचर की पूछी नहीं, मुझे पता सबको पता होगी टेम्परेचर की क्या है, केल्विन। लेकिन अब मेरे को उसका केमिस्ट्री पार्ट डिटेल में बात करनी, क्योंकि हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले, और इसी चैप्टर से। रोजमर्रा की लाइफ में आप टेम्परेचर कैसे नापते हो? थर्मोमीटर से। अगर अपनी बॉडी का नापना है, क्या वैल्यू आती है उसमें नॉर्मल बॉडी की? नॉर्मल बॉडी की वैल्यू 37। 37 डिग्री सेंटीग्रेड की फ़ारेनहाइट की केल्विन? सारा खेल यहीं बदल जाना है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो आप थर्मोमीटर से देखते हैं वो 98.4 या 37 जो आप वैल्यू बता रहे हैं, 37 वाली वैल्यू आई थिंक सेल्सियस में है, और 98.4 वाली, जी। तो ऐसे तीसरा जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है केल्विन, वो आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इसका एक्चुअल भी आपको समझाऊंगी, ये कहां से आया नंबर। डिग्री सेंटीग्रेड को जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाला है हमारे आगे के टॉपिक्स में, कि मैंने टेम्परेचर दिया आपको 25 डिग्री। पूरे 2 साल जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री आनी है, सब में एक शर्त है, फॉर्मूलाज में कैपिटल टी है। कहीं स्मॉल टी होता है तो वो टाइम के लिए है, कैपिटल टी है तो टेम्परेचर इन केल्विन। ये शर्त है केमिस्ट्री की। कहीं भी टेम्परेचर तुमने डिग्री सेंटीग्रेड पुट किया, तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन
और रिपोर्ट कर रखा है 25 डिग्री। कोई तुमसे पूछे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में रूम टेम्परेचर क्या है, तुम 25 डिग्री बोलोगे, थोड़ा सा अटपटा लगेगा सामने वाले को, ये केल्विन में नहीं बोल रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज हुई कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर यूजुअली हम मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई वाटर का आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, आप 0 डिग्री बोलोगे, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो, आपको उसको 273.15 केल्विन बोलना, यानी लैब्स का टेम्परेचर आपको केल्विन की यूनिट में ये मिलेगा। तो यहां लिखा हुआ है मैंने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। आज के बाद कोशिश करिए ये रिपोर्ट हो, ये रिपोर्ट होगा तो आप न्यूमेरिकल में फटाक में टेम्परेचर की जगह 100 पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। वो 100 पुट किया गए, क्योंकि 100 इजी भी लगता है, पुट ये करना होता है। ये बात कैसे आई मेरे पास कि 273 नंबर क्या है? एक और स्केल है फ़ारेनहाइट। अब आपको मैं 3 थर्मोमीटर्स एक साथ दिखा रही हूं, ध्यान इस पे दीजिएगा। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इन कन्वर्जन के पीछे का लॉजिक पता चल जाएगा और आगे आने वाली बहुत सी बेवकूफियां जो हम करेंगे, करवाएंगे, उसके लिए इन्फॉर्म्ड होगे आप कि हम ये बेवकूफी कर रहे हैं, इस बात के लिए इन्फॉर्म्ड होगे। ये मेरे पास सिंपल डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मोमीटर है। हर थर्मोमीटर पे मैंने वाटर का फ्रीजिंग और वाटर का बॉइलिंग मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इजी स्टैंडर्ड वो है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज हो रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो रहा है। मैंने ये रेंज ले ली अपने लिए, क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट यही है, तो इसी पे बात करते हैं। जब मैंने केल्विन का थर्मोमीटर डाला उसी वाटर में जो 0 डिग्री पे है, सेम जमे हुए पानी में, आइस में, मैंने क्या डाल दिया? थर्मोमीटर। कौन से वाला? केल्विन वाला। तो मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट उस स्केल पे रिपोर्ट हुआ ये, नो माइनस, नो जीरो, 273.15। और उसी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे जब मैंने थर्मोमीटर ये वाला डाला, रिपोर्ट हुआ ये। मुझे बताइए इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 कुल मिला के। 0 से मान लू, गैप तो नहीं एग्जैक्टली बट मार्किंग मान लू, तो 0 से मार्क करूं, 100 तक पहुंचूं तो मेरे को 100 मार्क्स मिलेंगे। गैप इज 100 यूनिट्स। इसमें गैप कितना है? 100। यानी कि अगर पानी को आपने 10 डिग्री गर्म किया तो यहां भी वो 10 ही डिग्री है, यहां भी वो 10 ही डिग्री है, वैल्यू बदल गई बस, क्योंकि दोनों में ग्रेजुएशंस या कह दीजिए लाइंस का नंबर सेम है। यहां भी 100 का गैप है, यहां भी 100 का गैप है। तो कोई आपको कहे 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा के मैंने 20 डिग्री कर दिया, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा टी कितना है? टेम्परेचर इंक्रीज कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से। बेवकूफी क्या होगी क्लास 12th में, इसके न्यूमेरिकल 12th में आएंगे, कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने टेम्परेचर एलिवेट करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, डेल्टा टी निकालो। अरे कैपिटल टी है, पहले मैं 10 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, फिर मैं 20 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, फिर सबट्रैक्ट करूंगी। नो, वो होगी बेवकूफी, क्योंकि दोनों में डिवीजन बराबर है, डेल्टा टी दोनों में सेम होगा। आप 10 डिग्री और 20 डिग्री को सबट्रैक्ट कर रहे हो, गैप कितना आएगा? 10 डिग्री। और इसमें 273 ऐड करोगे, इसमें 273 ऐड करोगे, गैप तो भी सेम ही आएगा ना, 10 डिग्री। तो डेल्टा टी इज सेम व्हेन वी आर टेकिंग दीज टू स्केल्स, बट व्हेन कमिंग टू फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए गैप कितना है, मेरे बच्चे बताएंगे जरा? गैप सेम नहीं है, यहां डेल्टा टी सेम नहीं होगा। तो आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, पहले उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके फिर गैप निकालना पड़ेगा, और इसका गैप आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। वी विल बी यूजिंग दिस फ़ारेनहाइट स्केल रेयर। मुझे नहीं याद आता कि मेरे को 2 साल की केमिस्ट्री में कहां यूज करना पड़ेगा, वेरी रेयर, ओनली दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा यूसेज जो है वो इन दोनों का है, जिसमें गैप बराबर है। तो केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। क्लियर? आपको सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए, ये आप नोट करें या ना करें, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सारा यूज होगा। जिस दिन यूज होगा उस दिन आपसे बात की जाएगी, भाई डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में कन्वर्जन पता हो। यस, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा स्कूल वाले पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर में इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। क्लियर है सबको? प्रेशर की यूनिट में आज नहीं लूंगी, ना ही मेरा प्लान था, क्योंकि टाइम भी नहीं है, मेरे को टेस्ट भी देना है। प्रेशर की यूनिट इज बिग थिंग, वो काफी टाइम लेगी। कुछ सुना है प्रेशर की यूनिट्स के बारे में? पास्कल। अरे भाई कहां सुना है पास्कल? गुड, आई एम प्राउड ऑफ फिजिक्स टीचर्स जो पास्कल ले रहे हैं। कुछ डिटेल लिया है पास्कल के बारे में, सिर्फ स्पेलिंग दे दी है?
कुछ वैल्यू कुछ कुछ बताया ना, हाँ वही वही तो नहीं ले सकते, हाँ बस नाम ही आया होगा। पास्कल। और कौन सी यूनिट है प्रेशर की? ये शब्द मत लाओ यार, मेरी बनती नहीं है सब्जेक्ट से जी। नहीं नहीं, यूनिट्स दो, मैं और आगे मैं नहीं हैंडल कर सकती। बार, यस। प्रेशर की एक यूनिट है बार। और टॉर, गुड। और टॉर, बार, पास्कल, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर एचजी, सेंटीमीटर एचजी, 6 यूनिट हैं और 6 केमिस्ट्री की हैं, वो आज नहीं ले रही। प्रेशर की 6 तरीके से कहते हैं, वो कोई यूं भी कह ले भाई, लेंथ को भी तो 6 तरीके से कहते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। नो, वो प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्सेस के बिना है। ठीक है, तो ये प्रेशर की यूनिट को हम इत्मीनान से लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आज नहीं। आज सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट और एक आधी चीज और देख के फिर खत्म करते हैं जी। मास किसी भी चीज का आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? केमिस्ट्री के लैब वर्क में, रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट्स में आप टेम्परेचर कैसे नापते हो? थर्मोमीटर से। और क्या उसका यूनिट कन्वर्जन है? आप मास कैसे नापते हो? सबसे बढ़िया है केमिस्ट्री में, कोई ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो मेरे लिए मास और वेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मास मैंने तोल लिया और आ गया, जो कि कांस्टेंट है, और ग्रेविटी है नहीं है, एमजी एमजी मुझे देखना ही नहीं है। तो मास किसी भी चीज का कांस्टेंट है, वो चेंज होता भी है अगर तो ग्रेविटी से होता है, वो मुझे लेनी नहीं, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक चीजें ले रहे हैं जिन पे ग्रेविटी काम ही नहीं करती। 1 kg इज 1000 ग्राम, ये मैं मानती हूँ जनता को पता है। ये मैं कन्वर्जन अभी नहीं ले रही, लेकिन अगली क्लास में तो लूंगी कन्वर्जन, जब मेरे को मिलीग्राम्स को माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसे कन्वर्जन आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। वॉल्यूम, जिसको मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा आपसे गलतियां दोनों साल के न्यूमेरिकल्स में होंगी तो यही होंगी। वॉल्यूम की अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं, डिराइव्ड यूनिट्स के फॉर्म में, एल इंटू एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ, तो इसकी यूनिट एसआई तो क्या होगी? मीटर क्यूब। वेरी रेयर विल बी यूजिंग दिस इन आवर पार्ट, विल बी यूजिंग जनरल यूनिट विच इज लीटर। और ये कन्वर्जन ना भूलना, पहले पढ़ा है, सुना है ये, गुड फॉर मी। 1 मीटर क्यूब कभी सोचा है वैसे इन जनरल? ज्योति मैम एक टेस्ट दे देना, ये मीटर क्यूब कितना, अगर मैं कहूं 1 मीटर क्यूब का आयरन का ब्लॉक कितना बड़ा होता होगा? 1 मीटर लाइफ में देखा है कितना बड़ा होता है? ये यूं नापते हैं यूजुअली, इस इतने को 1 मीटर कहते हैं अप्रॉक्स। आप सोचिए 1 मीटर क्यूब अगर मेरे हाथ के बराबर है 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब का पूरा ब्लॉक किसी मेटल का उठा नहीं सकते हम, क्रेन बुलानी पड़ेगी। अगर किसी डेंस मेटल की बात करूं मैं, इतना बड़ा होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार बच्चों का पता नहीं, मैं होती थी तुम्हारे बराबर थी तो पता ही नहीं क्यों 1 मीटर क्यूब 1 लीटर नहीं होना चाहिए। वो तो पता है मेरे को, बट तब नहीं पता था ना, वो तो मैं वैसे बात कर रही हूँ कि तुम्हें याद रहे बस, कि मेरे जैसा कोई ना हो। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर वॉल्यूम के बराबर है। वो जो छतों पे काली टंकियां रखी होती है ना, वो 500 लीटर की होती हैं। 1000 लीटर की तो स्पेशल जगह लगती है, हमने फायर के लिए हमें 1000 लीटर की लगानी पड़ती है, तो मैंने तब देखी भाई 1000 लीटर तो बहुत बड़ा होता है। अगले कह रहे हैं छत नहीं झेल पाएगी 1000 लीटर, आप मत लगाओ। फिर हमने उसको एक जगह छत को थोड़ा मजबूत करा के, सीमेंट करा के, उसके ऊपर 1000 लीटर की टंकी रखी, तो आप सोचो वो कितनी हैवी होगी, राइट? सो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर भी होता है, उसको साइड में रख देते हैं, फिर सोचते हैं 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर। ये तो हम सब कर लेते हैं। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, तो 1000 मिलीलीटर की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी होगी मेरे को केमिस्ट्री में। 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमेशा याद रखना। और 1 डेसीमीटर क्यूब। अभी जेई मेंस में एक बच्चा क्या गलती करके आया केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, वॉल्यूम ये दे रखा था, और जो हमारा इसी चैप्टर में एक पार्ट आना है मोलैरिटी, हम मोलैरिटी निकालेंगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स निकालेंगे। सिंपल मोलैरिटी का क्वेश्चन, और वॉल्यूम ये दे दिया, लीटर में कन्वर्ट कर गया, वो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने लगा। डेसी है, डी का मतलब, वो कुछ कुछ करके उसने उसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहा, और आंसर में थोड़ा सा हेर फेर हो गया। जबकि हम ये भूल गए 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 लीटर। 10 डेसीमीटर क्यूब दे रखा था, नीचे 10 ही पुट करना था बस।
तो ये एक कॉमन कंफ्यूजन है, जो ऐसा नहीं है कि आपको आती नहीं है चीज, उस वक्त याद नहीं आती, आता सब कुछ है हमको, बस उस वक्त क्लिक नहीं करता, लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लीजिए। तो 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब भाई भाई है, बिल्कुल बराबर है, कुछ नहीं डेसी वेसी का लेके आना। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन वो डेसी पूरे पे है, तो वो डेसी का 10 करने चल पड़े, पता नहीं क्या क्या करने चल पड़े, खैर एनीवेज गलती हो तो फिर उसको क्या ही बात करूं मैं। ये आपको वॉल्यूम के कन्वर्जन्स हमेशा याद होने चाहिए, माय सजेशन, प्लीज नोट इट, क्योंकि मैं हर साल देख रही हूं बच्चे वॉल्यूम के कन्वर्जन में गलती करके आते हैं। यहीं तक मेरा आज का टारगेट है।